अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, इस वक्त हुकूमत गिराने के लिए सबसे ज़्यादा आपको जल्दी में दिखाई देंगे, सबसे ज़्यादा मुश्तइल दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ औक़ात में जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनमें जारहाना रद्द अमल जो है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नैब उन्हें जो मर्ज़ी नोटिसेस भेजता फिरे, वो कोई परवाह नहीं करते। उनके क्या उस बारे में रिमार्क्स हैं वो मैं आपको सुनवाती हूँ अभी। लेकिन बहरहाल एक इस PDM की तहरीक के दौरान एक डेवलपमेंट ये ज़रूर हुई है कि नैब की जानिब से एक सवालनामा या जिसे एक परफॉर्मा भी कहा जा रहा है वो भेजा गया है मौलाना साहब को, और उसमें उनसे कुछ तफसीलात मांगी गई हैं उनके असासाजात के हवाले से, गोशवारों के हवाले से, और उनके बैंक अकाउंट्स की तफसीलात और उनकी फैमिली से मुतलिक भी इसी तरह के जो मामलात हैं जायदाद से मुतलिक, उसके बारे में क्या वो इसका जवाब देंगे या नहीं। क्या मौलाना के खिलाफ भी आमदन से ज़ायद असासाजात का केस बनने को तैयार है? क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए शिकंजा तैयार किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे मकासद क्या हैं? और PDM के जो मूवमेंट है उसकी पीक पे ये जो सिचुएशन है उससे क्या तासुर मिलेगा इस केस के हवाले से? नैब पे तो पहले ही बहुत सारे सवालात हैं, तो इसके हवाले से आज सबसे पहले बात करेंगे और साथ ही साथ पॉलिटिकली इसको हम रिलेट भी करेंगे कि इमरान खान साहब ने जो ताज़ा इंटरव्यू दिया उसमें वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्हें उनकी हुकूमत को इस परेशानी कोई नहीं है इस PDM की तहरीक से। तो क्या इस हवाले से भी सिचुएशंस हैं, उस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में आज, और ये साबिक प्रोसिक्यूटर हैं नैब के। उनसे ज़रूर जानेंगे कि नैब के बारे में जो ऐसे कलमात हैं ये भी किसी कानून के दायरा कार में आते हैं या नहीं आते हैं। बहरहाल राजा आमिर अब्बास साहब, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी तरफ आऊँगी मुख्तलिफ लीगल क्वेश्चंस लेकर भी, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़रा पॉलिटिकल एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगी इमरान साहब से भी और हिलाली साहब से भी। इमरान साहब, क्या आपको लग रहा है मौलाना साहब नैब में पेश होंगे इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए हैं, उसके बाद आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, असल में सबसे जो बड़ा मसला नैब के साथ है ना, वो नैब के इमेज का है। इस वक्त लग क्या रहा है, इस वक्त इमेज नैब का ये बना हुआ है कि वो इंसदाद करप्शन से ज़्यादा इंसदाद अपोजिशन का महकमा लग रहा है। अच्छा, हाँ जी, वो इस क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि देखें नैब का तासुर ये आम बन गया है कि अपोजिशन का जो कोई रहनुमा बोलेगा, अपोजिशन वाला कोई जो उनके खिलाफ बात, हुकूमत के खिलाफ बात करेगा, तो उसको नैब की तरफ से नोटिस आ जाएगा और वो कहीं से कोई ना कोई केस ढूंढ के ले आएंगे। लेकिन इस इल्ज़ाम को तकवीयत कैसे मिलती है? तकवीयत ऐसे मिलती है कि आप उसको सज़ा दिलवा नहीं सकते। आप इल्ज़ाम तो बड़े बड़े लगा देते हैं, लेकिन बाद में जब सज़ा का मामला आता है तो कोई नहीं। मिसाल के तौर पे राजा परवेज़ अशरफ साहब का केस आपके सामने है। आपने 22 अरब रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जून में फिर आपने उन्हें बाइज्जत तौर पे बरी कर दिया। नहीं, नैब की परफॉर्मेंस पे तो मैं बात करूंगी, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि मौलाना साहब की स्ट्रेटेजी क्या है? मैं यही बता रहा हूँ। मौलाना साहब, मुझे तो नहीं पता कि मौलाना साहब ने करप्शन की है या नहीं की, लेकिन अगर नैब ने एक भी करप्ट सियासतदान को सजा दिलवा दी होती, मैं बार बार सियासतदान का लफ्ज़ कह रहा हूँ, अगर किसी सियासतदान को सजा दिलवा दी होती तो शायद मौलाना साहब भी आज इतनी दिलेरी के साथ ये ना कहते कि मैं तो जाऊंगा नहीं। पैसे रिकवर करवाना ही नैब का असल काम था, जो किसी सियासतदान से ये पैसे रिकवर नहीं करवा सके। वैसे ये दिलेरी तो उस वक्त भी आती है ना जब आपने कुछ किया ही ना हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा चूंकि हाथ साफ है लिहाजा मैं तो नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही बजाय इसके कि हम ये इस एंगल से भी। लेकिन बहरहाल नैब पर बहुत सारे सवालात हैं, वो तो अभी हम करेंगे इस पर बात, जो उसकी कारकर्दगी के हवाले से। थोड़ा सा आपकी तरफ भी आती हूँ मैं राजा साहब, लेकिन मुझे हिलाली साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लेने दीजिए। हिलाली साहब, आप समझते हैं कि वैसे तो आप बड़ी जमहूरियत की तहरीक चलाते फिर रहे हैं, उसके सरबराह भी हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप इदारों के सामने पेश होने के बारे में इस किस्म के रिमार्क्स देते फिर रहे हैं कि भाई आपकी ऐसी की तैसी, और जैसे आप कानून से बाला हैं, कोई आपको पूछ ही नहीं सकता। इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे वेट देंगे? देखिए, सीधी सादी बात यह है कि नैब एक रियासत का इदारा है। इट हैज बीन सेट अप बाय लॉ। आप अगर रियासत के इदारे को इस तरीके से डील कर रहे हैं, जो भी आपका ख्याल और सोच और जो भी आपको दिल कहता हो, रियासत ने उनको हक दिया है कि आपको अरेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप डिफाई करेंगे
तो अगर रियासत आपको अरेस्ट नहीं किया तो फिर इसका मतलब है ये रियासत कमजोर है। ना सिर्फ कमजोर है, ये कुछ कर ही नहीं सकता है। मैं तो हैरान हूं कि इन्होंने इस किस्म का स्टेटमेंट दिया है। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मेरे ख्याल में इनको फौरन अरेस्ट, ये अरेस्ट अब तो इनको जाहिर है कि अरेस्ट होना ही है, इसलिए कि जितने लोग 4 लाख केसेस जो नैब ने किया है और कितने लाख लोगों को अरेस्ट किया है, तो मौलाना साहब कैसे बच सकते हैं भाई? बिल्कुल इनको अरेस्ट होना चाहिए और बिल्कुल यह अरेस्ट होगा। अगर अरेस्ट नहीं होगा तो लोग खड़े होकर कहेंगे हम भी मौलाना के तरह, हम मानते नहीं है तुम्हारी बात, हम नहीं जाते, पेश नहीं होते। एनर्की, ही हैज टू बी अरेस्टेड। मगर जो इमरान ने कहा है, अफसोस से कहना पड़ता है कि मॉरली ये नैब का जो पोजीशन ये कमजोर है। देखिए कब से हम सुन रहे हैं और किस लेवल पे हम सुन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से कि ये सिर्फ गवर्नमेंट के जो मुखालिफ होते हैं उनके पीछे लगे हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, मालम जंबा कोई प्रोग्रेस हुआ। लोग कहते हैं इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, नैब से वो डरते हैं कि नैब इज ड्राइविंग अवे इन्वेस्टमेंट। सिविल सर्वेंट्स फैसले नहीं करते हैं, वो भी नैब से डरते हैं। और फिर 3-3, 6-6 महीने, 9-9 महीने, 1-1 साल आप लोगों को जेल में रखते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, माने कि वो बेकसूर थे। ये कोई तरीका है? बहुत सारे चेंजेस हैं जो मुनासिब हैं, जो लाना चाहिए। मगर साथ साथ मैं आखिर में ये कहूंगा, 15 साल था ऑपोजिशन के पास ये कानून को बदलने के लिए, क्यों नहीं बदला? इस चेयरमैन को किसने अपॉइंट किया? नवाज शरीफ ने अपॉइंट किया, जरदारी के इजाजत से। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी और तो पूछना चाहता हूं, PMLN ने मिलकर अपॉइंटमेंट की थी। बिल्कुल सही है। तो बहुत सारी लंबी चार्जशीट है, कुछ मौलाना ने आयद कर दी है और कुछ इमरान साहब और हिलाली साहब ने कसर पूरी कर दी है। राजा मेरा बात साहब, आपकी तरफ आते हुए आपको क्या लग रहा है सर? मौलाना की मैं केस से बात शुरू करती हूँ, फिर आगे चल के ओवरऑल लैब के परफॉर्मेंस की बात करेंगे। मौलाना को जो एक क्वेश्चनर भेजा गया है उसको सवालनामा भी नहीं कहा जा रहा, यही कहा जा रहा है कि शायद कोई परफॉर्मा है। पहले तो ये भी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसकी हैसियत क्या है, ये सवालनामे में परफॉर्मा में क्या फ़र्क होता है? ये कोई चार्जेस हैं जो आयद किए गए या उनसे सिर्फ डिटेल्स मांगी गई हैं इनिशियली, और क्यों? देखिए, इसका तरीक़ेकार ये होता है, एक तो पहले जो आपने अपने इंट्रो में मौलाना की वो तकरीर सुना दी, उसका वो रिटेलिएशन करना सुना दिया। तो मैं बताऊं कि नैब के कवानीन में जो एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम की बात तो बाद में आएगी, हैम्परिंग विद इन्वेस्टिगेशन में ताउन ना करना, और इन्वेस्टिगेशन में आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अगर धमकी लगाते हैं, उसे अगर आप डराते हैं, तो फिर ये बाय इट्स ओन सेल्फ एक ऑफेंस है, जिसमें इन्हें वो एसेट्स के परफॉर्मेंस से पहले ही चूंकि नोटिसेस जा चुके हैं, वो आगे से ये फरमा रहे हैं कि हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तो जैसे हिलाली साहब ने कहा कि एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस दिस इज अ फिट केस के इस शख्स को अरेस्ट किया जाए। और चूंकि जो चीफ जस्टिस भी कहते हैं, इमरान खान भी कहता है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, जो हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ जो सा है वो फिर ये नहीं इजाज़त देता कि मरियम बीबी वहाँ आए, नैब के बाद पथराव करके चले जाएं और नैब खामोश हो जाए, मौलाना फजलुर रहमान धमकी लगाए तो नैब खामोश हो जाए। इट्स हाई टाइम। और नैब में प्रोविज़न मौजूद है कि नैब के पास अगर अपने इतनी अथॉरिटी या कोई उसके पास इतनी फोर्स नहीं है, तो दे कैन कॉल एनी फोर्स इन पाकिस्तान, किसी किस्म की फोर्स या एजेंसी की वो मदद ले सकते हैं। और ये तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि उनके ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो जाती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। परफॉर्मा और सवालनामा। परफॉर्मा होता है एसेट्स, परफॉर्मा कहलाता है कि जनाब आपको ये परफॉर्मा दिया जा रहा है, आपने इतने अरसा पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है, आप अपने असासाजात की तमाम तर तफसील जो आपके नाम, आपकी फैमिली मेंबर्स के नाम, आपके बच्चों के नाम, जो कुछ भी एसेट्स हैं मूवेबल इमूवेबल, वो हमें लिख के दे दे और साथ बताएं कि इनकी सोर्स क्या है। क्योंकि नैब जो
होमवर्क करती है वो ये करती है कि मौलाना की इनकम 20 साल में वो पार्लियामेंट से इतने पैसे लेते रहे, इतने परसेंट तकरीबन 75% उसका खर्चा होता है, 25% सेविंग होती है। तो ये वो तमाम परफॉर्मा इनको दिया जाएगा। जब इनकी एसेट्स की डिटेल आ जाएंगी तो फिर वो बेनामी एसेट्स इनके सामने रखे जाएंगे कि जनाब ये आपके जो अफराद हैं इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दी हैं, इन्होंने ये इकरार किया है कि ये प्रॉपर्टीज़ तो असल में मौलाना की हैं। तो ये एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम का केस है जिसमें मौलाना साहब अगर दीगर अफराद अरेस्ट हो सकते हैं तो मौलाना साहब को फ़ौरन इस केस में अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, अभी तक हमने यही देखा है कि आमदन से ज़ायद असासों के जितने भी केसेस नैब ने बनाए हैं वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर केसेस साबित हुए हैं, क्योंकि किसी पर भी उस तरीके से नैब का ना तो होमवर्क नज़र आया और ना ही अदालत मुतमईन नज़र आई और ना ही हमने किसी को सज़ा होते देखी। नहीं, सज़ा होते हुए हमने देखी। इस मुल्क के 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो इस वक्त मफरूर है वो एसेट्स बियॉन्ड नॉन सोर्स ऑफ इनकम में एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स में सज़ा याफ्ता है। 10 साल की सज़ा हुई है। हाई कोर्ट में उसकी अपील चल रही है और अपील में भी उन्होंने यही देखना है कि आया उन अपार्टमेंट्स की रसीदें या वो कतरी का मनी ट्रेल वो आया कोई वैलिड एविडेंस है या नहीं। तो अभी सज़ाएँ तो हमने बड़े अरसे बाद देखा, पैनामा के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ है। अब इसी सिलसिले को लेके सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकना चाहिए कि वो सिर्फ नवाज शरीफ की ज़ात तक महदूद हो। अगर आप खुर्शीद शाह के भी अभी रेफरेंस आया है वो भी लगा हुआ है, कितने 500 अरब की बात की जा रही है। देयर इज़ नो डाउट कि नैब की परफॉर्मेंस या नैब की प्रोसिक्यूशन या नैब की इन्वेस्टिगेशन पे सुप्रीम कोर्ट के 3-4 चीफ जस्टिस साहिबान कह चुके हैं कि ये उस पाए की नहीं है, क्योंकि जब पैनामा की जजमेंट आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा काम नहीं JITs बनाना, लेकिन नैब या तो अहल नहीं है या वो करना नहीं चाहती तो JITs बनी। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये कोई नहीं कि जनाब नैब की चूंकि प्रोसिक्यूशन वीक है तो आप चोरों डाकुओं को या जिन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जिन्होंने अरबों रुपए लूटे हुए हैं उन्हें आप बेलगाम जाने दें। आप उन्हें पकड़ें, इम्प्रूव करें, नैब की रीस्ट्रक्चरिंग करें, उसमें नए लोग लाएं। नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल अभी 1 या 1.5 महीने में फारिग हो जाएगा, टेनोर पोस्ट है। जावेद इकबाल साहब के भी 7-8 महीने रह गए, वो भी फारिग होंगे। तो इन पे केसेस मजबूत करें, नई टीम लेके आइए और नैब के कवानीन मैं इस पे तो भी आती हूँ आपसे डिटेल में, बल्कि बात हम करते हैं कि क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती हैं, कैसे होनी चाहिए, आपकी सजेशंस भी लेते हैं। लेकिन चूंकि मैंने जैसे कहा कि इसके पॉलिटिकल भी बड़े एस्पेक्ट हैं तो उस पर भी बात बड़ी जरूरी है। इमरान साहब, जिस टाइम पे ये किया गया, ये तो उनको तो आपने फ्री हैंड नहीं दे दिया ये कहने का कि भाई ये तो देखें पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं और ये हुकूमत वक्त ने बनवाए हैं इशारे पे। इस सारे मामले में सबसे अहम बात ये है, देखिए सियासत में सबसे अहम चीज होती है टाइमिंग। आपने टाइमिंग ऐसी चुनी है कि जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अपोजिशन को तो आपने खुद मौका दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान तो खुद खड़े होकर हर स्टेज पे कहेंगे कि देखें जनाब, मैं क्योंकि PDM को लीड कर रहा था इसलिए मेरे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अब या तो नैब इनसे फौरी तौर पे कुछ रिकवर करके दिखा दे, इस तरह से वो साबित कर देंगे जी वाकई मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं, असल बात ये है। लेकिन मुझे ये लगता है इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि यहाँ भी ये शायद उस तरह से इनसे कुछ रिकवर ना कर पाए, और अगर आप रिकवर नहीं कर पाते तो फिर वो खदशात मजीद मजबूत होते हैं जिनसे ये साबित होता है कि जी नैब अपोजिशन के पीछे। अब देखें नैब का काम तो इंतहाई मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे जो सियासतदान काम करते हैं, ये वाइट कॉलर क्राइम, उसको साबित करना सिर्फ यही नहीं पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ अगर हुकूमत के खिलाफ आप कोई काम करते हैं तो हुकूमत आपके पीछे पड़ जाती है। अगर अपोजिशन वालों के पीछे जाते हैं तो अपोजिशन वाले गालियां देते हैं कि हमें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए आपको इस इदारे को कम से कम, अभी जो राजा आमिर अब्बास साहब बात कर रहे थे, इसकी बेशक आप इस्लाह करें, बेशक नई टीम लाएं, कुछ लाएं, लेकिन जब तक आप इसकी क्रेडिबिलिटी बेहतर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये इल्जामात लगते रहेंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है अगर इन केसेस के बाद या इनके इनिशिएट होने पर अगर मौलाना साहब नहीं जवाब देते या व्हाट्सएवर द रीजन उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो PDM मूवमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा आपके ख्याल से? पहले गिरफ्तारी तो लाजिम है। गिरफ्तारी इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। ये क्या कह रहे हैं इमरान याकूब? ये कह रहे हैं कि पहले केस प्रूफ करो फिर इसको पकड़ो। ये तो आ ही नहीं रहा है जवाब देने के लिए सवाल के। आप क्या कह रहे हैं कि केस कोई
कुछ एविडेंस नहीं, आप कह रहे हैं कोई सबूत दें कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो। नहीं हिलाली साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उनको पकड़ के सबूत दे दें। ये जिनको पकड़ना भी है, आज तक नवाज शरीफ की से भी रिकवरी तो कुछ नहीं हुई। मेरा नुक्ता नजर ये है, मेरा रिकवरी की बात छोड़ें जी, रिकवरी की बात छोड़ें। आप उस मुल्क में रिकवर कर सकते हैं जिधर आपको प्रोसिक्यूट जब वो ले जाते हैं क्वेश्चनिंग के लिए और जो हालात करते हैं आपके साथ, जो आपका नहीं भी है वो भी आप रिकवर करके दे देते हैं। शुक्र है इस मुल्क में वो नहीं होता है। ये छोड़े बात रिकवरी क्या करें। मैं तो कह रहा हूं कि इस आदमी ने एक इदारा, एक स्टेट इदारा को इंसल्ट किया है, इसको रिडिक्यूल किया है, डिफाई कर रहा है द लॉ, ही इज ब्रेकिंग द लॉ, ही हैज टू बी अरेस्टेड। अगर ऑपोजिशन इस पे मौलाना साहब की बात सुन के उन्होंने कुछ और स्टांस लिया तो फिर ये एनर्की है इस मुल्क में, फिर तो इमरजेंसी आपको इंपोज फौरन करना पड़ेगा। मैं तो समझ ही नहीं सकता हूं कि इस पे दो राय हो ही नहीं सकते। हाँ जरूर, जैसे मैंने कहा और आपने भी पहले कहा है, इस इदारे का रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है, बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, मगर वो एक इदारा है, कानून तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। यू कैन नॉट अब्यूज द लॉ। हम भी बहुत सारी, जैसे हमें कोर्ट डिसीजन से भी बाजुकात एतराज हो सकता है, लेकिन हम इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपनी जुडिशरी को रिडिक्यूल करना शुरू कर देंगे या उस पे पेश होना छोड़ देंगे इसलिए कि जी हमें कोई एतराज है। फिर तो अब तक कानून को हरकत में आ जाना चाहिए था। अगर अब तक कानून हरकत में नहीं आया तो इसका मतलब है आपका कानून कमजोर है या उस कानून को नाफिज करने वाले कमजोर हैं जो ये करना नहीं चाह रहे। राजा साहब, फिर आप बताएं, नैब का इदारा कमजोर है, अभी आपने खुद ही अपने शुरू में कहा कि भाई ये तो दूसरे इदारों से मदद भी ले सकता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और आपको क्या लगता है जनरली क्या क्या चीजें फौरी तौर पर ये गवर्नमेंट कर दे अगर नैब के लिए, तो इसके अंदर कोई जान पड़ सकती है कि ये कोई केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकता है, जो सारा इसका क्रिटिसिज्म है उसमें कुछ कमियां आ सकती है, क्या होना चाहिए फौरी? देखिए, नैब का अदारा उस अंदाज में कमजोर नहीं है। असल चीज़ है कि जो चेयरमैन है जिसके पास सारी अथॉरिटी है, ही हैज़ टू टेक द डिसीजन, उसने डिसीजन लेना है। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ जेल जा सकता है, इस वक्त जेल में है, साबका लीडर ऑफ द अपोजिशन खुर्शीद शाह अगर जेल में इस वक्त है, तो मौलाना फजलुर रहमान जो कि पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है, कोई इनसे ज़्यादा बड़ी जमात का कोई लीडर है, कोई इनसे बड़ी वो पॉलिटिकल फिगर हैं, वो दोनों अंदर हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अगर जेल जा सकता है, जरदारी अगर जेल जा सकता है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ये मौलाना सिर्फ धमकियों पे, क्योंकि उनके पास तो जब मनी ट्रेल नहीं होगा तो समझेंगे कि जनाब धमकी देते हैं, और अल्टीमेटली धमकी देना, जैसे मैंने कहा कि खुद एक ऑफेंस है। आप रेफरेंस को तो साइड पे कर दें, आप एसेट्स के केस को साइड पे करें, ये कह देना और इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके से आपने शामिल ना होना, इस पे गिरफ्तारी फौरन से पेशतर जरूर अरेस्ट, और 24 को इनको बुलाया हुआ है, और 24 को अगर ये नहीं जाते तो देन नैब हैज वैलिड रीजंस कि जो चेयरमैन नैब हैं इनके वारंट्स ऑफ अरेस्ट निकाले। अगर वो वारंट ऑफ अरेस्ट मियां मंशा के निकाल सकता, उसके क्या नाम है, मीर शकील रहमान के निकाल सकता है, अगर वो खुर्शीद शाह के निकाल सकता है, निकाल तो अगर सकता है, जेल भी भेज सकता है, लेकिन सैर करवा के फिर खुला भी छोड़ देता है ना दरवाजों को। मसला तो यहाँ पे आ रहा है। नहीं, सैर तो उसके बाद की बात है। फर्स्ट ही हैज टू बी अरेस्टेड। सैर में अदालतें भी आ जाती हैं, लेकिन अरेस्ट करें ना कोई। आप और हम ये धमकी लगाएं तो अभी आपके घर के बाहर 6 गाड़ियां आ जाएंगी, और मौलाना को क्यों नहीं, अभी ये 24 तारीख को बहरहाल मुझे लगता है अगर मौलाना पेश नहीं होते तो नैब जरूर इसमें एक डिसीजन लेगा। राजा साहब साथ ही रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर मजीद भी इस पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं राजा साहब से, जिससे मैंने पहले भी सवाल किया कि क्या फौरी तौर पर हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट आए नैब के इदारे में भी, कि इतना भी ना कोई हल्का ले जैसे मौलाना साहब ने उड़ा के ही रख दिया, और थोड़ी जो पॉलिटिकल हम इम्प्लीमेंटेशंस की बात कर रहे हैं, इम्प्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद हमारे साथ भी। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है। मौलाना साहब के ऊपर केसेस बनने जा रहे हैं, या आप यूँ कह लें कि नैब के ऐसा लग रहा है कि रडार पर वो आ चुके हैं, तो क्या उनके साथ होने वाला है, और उसके बाद अगर उनके साथ कुछ होता है तो फिर पीडीएम के साथ क्या होगा? इमरान साहब, पीडीएम की तहरीक का क्या बनेगा मौलाना साहब गिरफ्तार हो गए तो?
देखिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मौलाना के साथ जो लोग हैं वो उनके कारकुन कमिटेड हैं। मौलाना के पकड़े जाने से या जेल में जाने से मैं नहीं समझता कि उनके जज्बात जो हैं वो, बल्कि वो ज़्यादा भड़क सकते हैं। इसलिए या तो मौलाना के भाई या हमदुल्ला या दूसरे जितने भी उनके लोग हैं वो सब तुम बाहर ही होंगे ना। इसलिए मैं समझता हूँ कि मौलाना की गिरफ्तारी से शायद पीडीएम को इतना फर्क ना पड़े। अच्छा। लेकिन हाँ जी, लेकिन लीड कौन करेगा धरने में? लोग कौन लाएगा? मदारिस के तलबा? नहीं वो आया, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तो मौलाना के बगैर भी आ जाएंगे। अच्छा? क्योंकि मौलाना की कॉल पे उन्होंने आना है। ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि जो जिस तरह से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक पुल का किरदार मौलाना अदा करते हैं, उसमें जरूर कोई फर्क। लाल साहब आप भी समझते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मौलाना जेल में हो या ना हो? ये देखिए, ये मौलाना की बड़ी चालाकी है। अच्छा, सोचिए तो सही। कैसे? मौलाना साहब जेल जाना चाहते हैं। अच्छा। ये जेल इसलिए जाना चाहते हैं कि आप खुद देखें, इनका लाहौर का मूवमेंट तो फुस हो गया, फेल हो गया, पैथेटिक, कोलैप्स्ड। तो अब आप बताएं कि अगर ये जेल चले जाएं और पीडीएम का मूवमेंट खत्म हो जाए तो किसका कसूर होगा? वो तो कहेंगे मैं तो जेल में था भाई। ये पीपीपी और ये क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब का कसूर है। ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस दफे मौलाना साहब को ब्रेकिंग द लॉ पे नहीं, इस चैलेंजिंग द लॉ पे नहीं पकड़ा, तो इससे पहले आपने मरियम नवाज को तो छोड़ दिया ना। जब वो पत्थर आए थे, वो पत्थर लाई थी, वो पत्थर फेंके गए थे और एक डिस्टर्बेंस हो गया था। वो मेन एक्यूज थी, मगर उनको अरेस्ट नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो मरियम नवाज थी। कोई और होता तो अरेस्ट कर लेते। तो ये तो उधर तो आपने कुछ नहीं किया नैब वालों ने, क्या अभी भी छोड़ देंगे? तो इसके माने कि ओपन डिफाइंस हो सकता है नैब का। बिल्कुल आई एम सॉरी, आई थिंक के अब नैब दे मस्ट, हमारी कानून कहता है जो करें वो ही करें। अभी बस बिल्कुल काफी सही हो गया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इमरान खान साहब का भी कुछ ऐसा ही इरादा है और वो कहते हैं कि मैं आखिर तक पहुंचाऊंगा। कल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये मुझे कह रहे हैं कि प्रेशर डाल रहे हैं कि एनआरओ दो, लेकिन इनको ये नहीं पता इनका पाला उस शख्स से पड़ा है जो आखिर तक पहुंचाएगा। जी राजा साहब, क्या समझते हैं आप? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इस वक्त गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से ऑपोजिशन भी बहुत शोर करती है कि जिनके लोगों को तो नहीं पकड़ते? देखिए समीना, ये आप फिर वही बात पे आ गए हैं ना, पॉलिटिक्स के एक स्टूडेंट की हैसियत से हमने ये देखा है कि जो मौलाना साहब हैं बड़े पुराने सियासतदान हैं और वो जब ये समझ जाते हैं कि जो हम एजिटेशन के मोड में आए थे वो एजिटेशन में नाकामी होती जा रही है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो ललकारते हैं एजेंसीज को, अथॉरिटीज़ को कि जनाब हम ये कर देंगे, जेल भरो तहरीक चलाएंगे और गालिबन वो सियासी एक ऐसी चाल चलेंगे कि ख़ुद तो जेल में जाके शहबाज शरीफ की तरह बैठ जाएंगे और उसके बाद बिलावल साहब सिंध की गवर्नमेंट नहीं तोड़ेंगे और मरियम बीबी के हवाले हो जाएगी वो लॉन्ग मार्च। और मरियम बीबी का रिजल्ट लाहौर में जो नज़र आया है, तो उसके बाद अल्टीमेट जो मुझे नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है कि वो मरियम बीबी की सियासत को एक ठीक ठाक बड़ा सा धचका लग जाएगा, क्योंकि बिलावल सिंध की सियासत करते रहेंगे, मौलाना अपनी जेल की सियासत कर लेंगे और मरियम बीबी अगर लीड करती हैं तो वो लाहौर में नहीं कर पाई तो आगे कैसे चलेंगी? मौलाना ने कोई एनआरओ नहीं लेना, मौलाना के ऊपर कोई अभी तक ऐसे केसेस नहीं हैं। जिन्होंने एनआरओ लेना है उन्होंने एनआरओ के लिए जो है अदालतों से जब तक उनको रिलीफ नहीं मिलेगा उन्हें किसी किस्म का, और इमरान खान यकीनी तौर पे उसकी ये क्वालिटी है और उसकी पॉलिटिक्स ही ये है कि अगर उसने एक ज़रा सा भी एनआरओ या इनको छूट दी तो फिर यकीन करें कि उसकी तमाम क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी और वो जो कहता है कि फिर मैं अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये तो एक गुनाह के बराबर होगा। तो एनआरओ का मैं समझता हूँ किसी किस्म का इस सवाल नहीं। और गट न्याजी या नैब गट जो ये तमाम बातें हैं, देखिए 20 साल इन्होंने 30 साल हुकूमत की है और हुकूमत के बाद ये एसेट्स नैब के सामने या अदालतों को छोड़ दे, आपके हमारे सामने ये अरबों खरबों की चीज़ें
मौजूद हैं, हमें नज़र आता है। और ये जो नज़र आना है, इसमें अगर कोई अदारा इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करता या कहता है गूगल करके इसकी कीमत मालूम करें, तो ये उन चंद अफराद की वजह से है। अदरवाइज जो करप्शन या लूटिंग एंड प्लंडरिंग हुई है वो बिल्कुल एक क्लियर और वाज़ेह है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद रहे। साहब प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, और उनके मुंह से आपने सुना कि वो क्या कहते हैं। वो भी ये मानते हैं कि ज़रूर कुछ चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं और होनी चाहिए नैब में, और फ़ौरन होनी चाहिए, उसके बाद ही क्रेडिबिलिटी बहाल होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी उठ के इदारों को रिडिक्यूल करने लगे या उसमें जवाब ही ना दे। पॉलिटिकल इसके बड़े ज़बरदस्त जो हैं एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमने डिस्कस किया। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो ख़ास तौर पर कुछ इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि इमरान खान साहब से अफ़गान तालिबान के वफ़द ने मुलाकात की है। क्या पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का मसला हल कराने जा रहा है? उसके बिल्कुल करीब है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खित्ते में तेज़ी से सूरत हाल तब्दील होती जा रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार हमेशा अदा करता है और कर रहा है। उसकी एक स्ट्रेटेजिक अहमियत है। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि अफ़गान तालिबान के एक वफ़द ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात की है जो दौरे पे आए हुए थे, और उनसे अहम जो अफ़गानिस्तान से मुतालिक उमूर है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई है। इसमें बहुत सारे जो मामलात हैं वो डिस्कस भी हुए और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या अहमियत रही इस मुलाकात की और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। हिलाली साहब से बात शुरू करूँगी। हिलाली साहब, क्या ये अभी भी अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके ऊपर पाकिस्तान का इतना असर रसूख है कि वो पाकिस्तान की बात मानेंगे, उसको वेटेज देंगे, और पाकिस्तान उसमें क्या किरदार अदा कर रहा है? मैं नहीं समझता हूं अगर इनको इख्तियार मिले कि ये हमारी बात मानेंगे। हमने देख लिया है कि ये वो करते हैं जो खुद चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं इनको क्या पूछता। जब ये मुल्ला ब्रादर आता तो मैं बैठ के उसको पूछता, मैंने कहा कि ये जो टीटीपी जो हैं, जो हमारे खिलाफ अटैक करते हैं, वो आपके इलाके जो आप कंट्रोल करते हैं उधर पनाह ले रहे हैं, उधर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उधर हिंदुस्तान से पैसे ले रहे हैं और हमारे पे अटैक कर रहे हैं। काबुल रेजीम का उस वक्त उधर तक इख्तियार पहुंच नहीं सकता, ताकत नहीं है, तो ये क्यों जब हमें अटैक कर रहे हैं तुम क्यों नहीं रोकते हो इनको? क्या तुम उनसे बात करते हो और कहते हो कि मत करो? कोई सबूत नहीं है कि तुम ऐसी चीज उनसे कहते हो, क्यों नहीं करते हो? और तुम कहते हो कि तुम पाकिस्तान के दोस्त हो। दूसरी चीज, ये जो तुम अगर खुदा करे तुम इख्तियार में आए, क्या ये इंडियन कॉन्सुलेट्स तुम बंद करेंगे? क्या ये जासूस और टेरर हब्स तुम बंद करोगे जिधर से हमारे खिलाफ अटैक होता है? तीसरी बात, क्या ये फेंस तुम मानोगे? चौथी बात, स्मगलिंग के कोरे करोगे कोशिश कम करने? रेफ्यूजीज का वक्त साइन करोगे कि ये वापस जाएं तुम्हारे पास? और फाइनली मैं कहूंगा, और आधा पाकिस्तान जो तुम क्लेम करते हो, खैबर से लेके अटक तक, इंडस तक, क्या तुम ये क्लेम जो है इसको तुम जिंदा रखोगे? और फिर तुम आके हमें कहते हो कि हम दोस्ती करना चाहते हैं। क्या यह सही बात है कि तुम हिंदुस्तान को मैसेज भेजा है, पैगाम भेजा है कि हम तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप करना चाहते हैं? क्या मोदी को तुम कह रहे हो कि हम मिलना चाहते हैं तुम्हारे साथ, वो आदमी जो मुसलमान का कातिल है? ये बातें हैं जो उनको पूछना चाहिए। पूछा क्या? लेकिन पूछा क्या है या बताया क्या गया है? लेकिन समीना दो चीजें हैं। एक अरे छोड़िए जी, जब ये आते हैं, जो ये लोग जब आते हैं तो उधर बैठते हैं इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह और हर किस्म की चीज वो कहते रहते हैं। ठीक, चलिए इमरान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। कभी नहीं सुने हिलाली साहब जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही। हिलाली साहब कह रहे हैं कि हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है वो देना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अब ये मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर हैं, कौन ये डिफेक्टो चीफ है उनके। ये इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुल्ला उमर जो है उनकी बहन की शादी भी इनसे हुई है। फिर जो 1994 में जब तहरीक तालिबान की बुनियाद पड़ी थी अफगानिस्तान में, वो जो पहली मीटिंग थी उसमें भी ये शामिल थे। और पाकिस्तान से इनका जो ताल्लुक है वो उस तरह से कि जब ये गिरफ्तार भी हुए यहाँ, फिर इनको रहाई मिली और सीधे ये मुज़ाकरात में गए।
यानी इनकी अहमियत से किसी तौर भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब ये अलग बात है कि हुकूमत अपने उनसे ताल्लुकात को इस्तेमाल किस तरह से करती है, लेकिन इस सारे खेल में जो मेरे नज़दीक सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि अमरीकी जो मुसल्लह अफवाज है उनके सरबराह जो जनरल मार्क मिली हैं, उन्होंने जो दौरा किया है उसमें कतर का, उसमें उन्होंने अफगान तालिबान से मुलाकात की है। अच्छा। हाँ जी, और ये मुलाकात जो है आप ये देखें अमरीकी तारीख में पहली दफ़ा है कि एक ऐसी फौज जो 20 साल तक जिनके खिलाफ लड़ रही है 20 साल से, उसके सरबराह ने उनसे मुलाकात की है। ठीक। असल में ये ट्रंप इंतजामिया ये चाहती है कि किसी तौर भी 20 जनवरी से पहले उनका इनके साथ एग्रीमेंट हो जाए और वो अपने खाते में ये कामयाबी डाल सके कि देखें हमने ये अचीवमेंट करनी है और हमने वहाँ पे अमन कायम कर दिया। ये सारी चीजें अगर आप देखें तो आपको लगता है इस मुलाकात में इस एजेंडे के हवाले से बात हुई है? हमारे अपने जो मामलात हैं या मसाइल हैं वो हमने नहीं, उनसे उनके मसाइल जो हैं कि वो कैसे हल होने उसके ऊपर बात हुई है बेसिकली। ज्यादा इस पूरे मुज़ाकरात में आप समझे एक बात के ज्यादा तो डिस्कशन ही इस बात की है कि उनके मसाइल किस तरह से हल होने हैं। अमेरिका पाकिस्तान पे भी ये दबाव डाल रहा है कि आप किसी तरह भी ये मामला हमारी जान छुड़वा दें। हाँ जी, लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा कि इसमें पाकिस्तान को क्या हासिल होना चाहिए, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान में अमन का रास्ता पाकिस्तान से होकर ही जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो हिलाली साहब फिर आपको कोई आप पुरुमीद नहीं है कि ये मामला जो हैं ये सेटल डाउन होने जा रहे हैं, कोई पीस होने जा रहा है अफगानिस्तान में? देखिए इससे पहले हमने क्या कहा था, हमने अमेरिकनों को कहा था हम तुम्हारे साथ हैं और इनको कहा था हम तुम्हारे साथ हैं। वो तालिबान जो तहरीक TTP वो जो तालिबान थे, क्या हुआ? इन्होंने भी कहा कि तुम झूठे हो। वो खरीफ ने जाके जो किताब लिखा आपने पढ़ा होगा, और अमेरिकन ने कहा सबसे बड़े झूठे पाकिस्तान, उन्होंने हमारा एड कम कर दिया। वो बहाना लगा के हमारा एड काटा, वो जो बाइडन लुगर, वो कैरी लुगर जो था वो काटा। देखिए खुदा के लिए ये आप नहीं कर सकते हैं, आपने सीधा अपना मकसद हासिल करना है। इन लोग हम इंडिया से पैसे लेंगे, गनी नहीं लिया, कारजाई नहीं लिया, मीठे मीठे बातें नहीं कर रहे हैं आज, और हमें पड़ रहा है हमारे इंडियन जासूस को पकड़ो। इंडियन जासूस बताएंगे आपको कि क्या NDS उनको मदद कर रहा है हमारे खिलाफ लड़ने, हमारे खिलाफ एक्शन लेने। फॉर गॉड सेक, इनके एक दिन नहीं रहा है जो अफगानिस्तान पे हमारा भरोसा रह सके। ठीक। और वो जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, हिलाली साहब का ये कहना है। नेटो की जो खुफिया रिपोर्ट है ना, उसके मुताबिक जो है ना ये अफगान तालिबान जो हैं ये अपने आप को माशी तौर पे इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये किसी के मोहताज ना रहे। अब इन्होंने चले जी देखते हैं अगर ये पावर में आते वक्त खत्म हो गया मियां साहब, फिर इस पर बात होगी। देखते हैं पावर में आते हैं तो ये क्या अपना रुझान बदलेंगे पाकिस्तान की तरफ या नहीं। एक आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहेंगे, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।